खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। राज्य निर्वाचन आयोग आज करेगा अहम बैठक। गृह विभाग के अफसरों के साथ होगी ये बैठक। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन कार्यालय में ये बैठक होगी। तो चूंकि निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण की सूची थी वो जारी हो चुकी है, तो अब लगातार निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। तो दोपहर 12 बजे राज्य निर्वाचन कार्यालय में यह बैठक होगी। तो निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गृह विभाग के अफसरों के साथ यह बैठक होगी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर चर्चा होगी इस बैठक में। चूंकि निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से तैयारियां करनी है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। कौन से इलाके संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील है, इसके साथ ही किस तरह की व्यवस्थाएं रखनी है। अब खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। अशरफ को देर शाम प्रयागराज ला सकती है पुलिस। बरेली जेल से प्रयागराज रवाना हो सकती है पुलिस। अशरफ को प्रयागराज लाने की सभी प्रक्रिया पूरी, सुरक्षा व्यवस्था के साथ कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की गई। तो देर शाम तक प्रयागराज के लिए रवाना हो सकती है पुलिस। तो कल कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ से होगी पूछताछ। हत्याकांड में अशरफ की भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। तो उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ का साजिश रचने का आरोप है। और अधिक जानकारी के साथ अयाज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अयाज, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि कहा जा रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है और थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जाएगा। देर शाम तक पहले ही ले आया जाएगा। जी बिल्कुल, अशरफ की बात करें तो यहाँ पे पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है, फाइनल हो गई है। अशरफ को बरेली से प्रयागराज ले जाया जाएगा। लेकिन इसमें जो प्रक्रियाएं हैं, एक अहम बात यह है, लेट हो रहा है। क्या वजह है? कोर्ट का ये आदेश है कि कोई उसमें डेट फिक्स नहीं है कि इस दिन लाया जाएगा। इस वजह से अशरफ को यहाँ से डेट की वजह से नहीं, किसी भी टाइम ले जाने की बात चल रही है। पिछले 3 दिन से यहाँ प्रयागराज की पुलिस डेरा डाले हुए है और जो उसके जो परिजन हैं वो भी डेरा डाले हैं। इस वजह से किस दिन ले जाया जाए। कल संडे का दिन था इसलिए छुट्टी पड़ गई थी, कोई उस दिन नहीं ले जाए। लेकिन सुबह की बात करें तो सुबह से हलचल तेज है। यहाँ पे बीती देर रात डीएम एसपी ने जेल का निरीक्षण किया, अशरफ की बैरक की जांच की है उसमें, और जितने भी आसपास के जो कैदी हैं उनसे पूछताछ की है कि यहाँ कौन मिलने आता था, क्या हलचल रहती थी, किस तरीके की। डीएम एसपी इससे पहले 3 दिन भी आए हैं। जब से बरेली जेल में अशरफ है, यहाँ की गतिविधियां तेज हैं और बड़ी इसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी इसको लेकर के आज यहाँ देखते हैं कब तक यहाँ से अशरफ को बरेली से प्रयागराज के लिए निकाला जाएगा। यहाँ से करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब ये देखना होगा आज निकाला जाएगा या नहीं। फिलहाल हमारी इस घटना पे पूरी नजर बनी हुई है, कब कैसे क्या स्थिति रहती है। लेकिन अभी तक अशरफ बरेली जेल में ही है। अब ये देखना होगा कि अधिकारियों का क्या इसमें मूवमेंट रहता है। पिछले 3 दिन से प्रयागराज की पुलिस यहाँ पे है और भी यहाँ पे बिल्कुल अयाज, और कहीं ना कहीं देखिए अयाज, क्या ये भी संभावना है कि आज का दिन भी टल सकता है? चूंकि कल कहा जा रहा है कि कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो क्या आज भी ऐसा संशय बना हुआ है? जी बिल्कुल, इससे पहले की अगर बात करें तो बात ये चल रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशरफ की पेशी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट का उधर से आदेश हुआ। अशरफ ने एक अपील भी की है इस बीच कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा का अगर यहाँ से ले जाया जाए तो खास ध्यान रखा गया है। कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उसमें निर्देश दिया है कि अशरफ को जब यहाँ बरेली से प्रयागराज के लिए ले जाया जाए तो सख्त सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाए। लेकिन उसमें ये डेट फिक्स नहीं है कि आज जाएगा या किस दिन जाएगा।
अब ये देखना होगा कि कल पेशी अगर है तो किस टाइम यहाँ से निकलेगा, रात में निकलेगा या अब किस टाइम निकलेगा। फिलहाल पूरी हमारी नजरें बनी हैं हर घटनाक्रम पे। यहाँ की डीएम एसपी की बात करें तो लगातार उनकी जेल में छापेमारी चल रही है, उनकी व्यवस्था देखी जा रही है। जिस तरीके से अधिकारियों का मूवमेंट चल रहा है, ऐसा लगता है हमें कि आज ही अशरफ को यहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है अधिकारियों की ओर से कि आज किस टाइम निकाला जाएगा। हम इस पे नजरें बनाए हुए हैं। अब ये देखना होगा कब तक अशरफ को यहाँ से निकाला जाएगा और कब वहां से प्रयागराज पहुंचेगा अशरफ। ठीक है अयाज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के 22 पीसीएस जल्द ही होंगे प्रमोट। 2004, 2006, 2007 बैच के पीसीएस बनेंगे आईएएस अफसर। तो 22 पीसीएस जल्द ही प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। तो 22 खाली पदों को लेकर जल्द ही भेजी जाएगी फाइल। लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलते ही ये प्रमोशन होगा। तो 22 पीसीएस जल्द ही प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। तो 22 खाली पदों को लेकर जल्द भेजी जाएगी ये पूरी फाइल और इस फाइल पर मुहर लगने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन मिलेगा। सड़क पर दौड़ रहे वाहनों की संख्या 4 करोड़। वाहनों के प्रदूषण का चालान सिर्फ 40,000। 2022 तक क्षेत्रवार परिवहन विभाग ने अप्रैल से दिसंबर तक की कार्रवाई। प्रदूषण के चालान में सबसे ज्यादा आगरा में 7,815 हुए चालान। तो वहीं दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा है। लखनऊ में अब तक प्रदूषण वाहन का चालान 4,969 हुए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर जिस तरह से लखनऊ अब तीसरे नंबर पर है, अब तक प्रदूषण वाहन का चालान जो है 4,000 से भी ज्यादा का है। यूपीपीसीएल में नौकरी के नाम पर फौजी से 38 लाख रुपए की ठगी। तो आशियाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। 2021 में लिए थे 51 लाख रुपए। तो यूपीपीसीएल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर की गई थी ठगी। फौजी ने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए दिए थे 51 लाख। नौकरी ना लगने पर सिर्फ 12.50 यानी कि 12,50,000 रुपए लौटाए। दोबारा रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। तो फौजी ने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए 51 लाख दिए थे। तो किस तरह से नौकरी के नाम पर ठगी की गई। तो नौकरी ना लगने पर सिर्फ 12,50,000 ही वापस किए, जिसके बाद दोबारा रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। तो यूपीपीसीएल में नौकरी के नाम पर किस तरह से फौजी से 38 लाख रुपए की ठगी की गई है। आशियाना में एफआईआर दर्ज। 2021 में लिए थे 51 लाख रुपए। तो यूपीपीसीएल में नौकरी के नाम पर यह ठगी का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि फौजी ने अपने बेटे को यूपीपीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख दिए थे और इसी के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो 12,50,000 रुपए वापस किए। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, जिस तरह से यूपीपीसीएल में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, किस तरह से जानकारी मिल रही है, क्या कार्रवाई अभी तक और कौन लोग थे जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपीपीसीएल में एक और मामला निकलकर सामने आया है, जहाँ पर 51 लाख रुपए जो है बेटे की नौकरी दिलाने के नाम पर एक फौजी ने पवन मिश्रा को दिया था और पवन मिश्रा ने ये कहकर पैसा लिया था कि उनके बेटे की नौकरी यूपीपीसीएल में लगवाएंगे। लेकिन समय बीतता गया, जब नौकरी नहीं लगी उसके बाद जब पैसा वापसी की मांग फौजी की तरफ से की गई, जिसमें से 12,50,000 रुपए वापस किए गए और 38,50,000 रुपए जो है अभी भी पवन मिश्रा के पास है। कहीं ना कहीं पवन मिश्रा की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ऊपर आशियाना में मुकदमा दर्ज किया गया, उसे एहसास होता है कई और ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनको पैसा दिया होगा नौकरी दिलाने के नाम पर। अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की पड़ताल होगी तो पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कुछ और लोग भी है जो पवन मिश्रा के शिकार हुए होंगे। ठीक है नीलेश, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर कांस्टेबल पर हमला कर घायल करने वाले 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स पर ग्रामीणों ने हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था। मामला बीती रात शादियाबाद थाना क्षेत्र के नवादा गांव का है, जहां पर पारिवारिक विवाद और मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। दो पक्षों की मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस जब दोनों पक्षों को थाने ले जा रही थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने पीआरपी पर पथराव कर दिया और इस दौरान ग्रामीणों के हमले में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े की सूचना डायल 100 को प्राप्त हुई थी। उसमें दुरानी जिठानी और जिठानी की तरफ सास ससुर थे। जो देवरानी थी वो विधवा है और वो उस घर में अपना हक मांगती थी। इसको लेकर उसके द्वारा प्रार्थना पत्र विभिन्न अधिकारियों को दिए गए थे। उनमें दोनों परिवारों को बैठा के कोशिश की गई थी और कल उसके सास ससुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया गया था। तो ये तय हुआ था कि अधिकारी लोग दोनों पक्षों को बैठा के आपसी सहमति से अगर बनती है तो सही है, अन्यथा न्यायालय के माध्यम से अपना बंटवारा कराएं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ। अतीक के बहनोई अखलाक के घर पर गुड्डू ने ली थी शरण। तो 2 दिनों तक अखलाक के ठीक ठिकानों पर रहा था गुड्डू मुस्लिम। तो अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम के रुपए से भी की थी मदद। हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ में एक खुलासा हुआ है। लगातार देखिए शह देने और इसके साथ ही पनाह देने के आरोप में अखलाक को गिरफ्तार किया गया था और अखलाक से लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है और इसी दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की रुपए से भी मदद की थी। तो हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ लगातार जारी है और इस पूछताछ में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किस तरह से अखलाक ने मदद की थी। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ और इस दौरान अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को शरण दी और ये आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं बमबाज गुड्डू मुस्लिम की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि घर पर गुड्डू मुस्लिम ने ये शरण ली थी। तो 2 दिन तक अखलाक के ही घर पर गुड्डू मुस्लिम रहा और किस तरह से अखलाक के द्वारा ये पूरी मदद की गई, पैसों से भी ये पूरी मदद की गई, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अखलाक की हुई थी। आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है किस तरह से गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पहुंचा मेरठ। तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम किस तरह से अखलाक के घर पहुंचा। 2 दिन तक मेरठ में ही अखलाक के घर रहा और इस दौरान शरण दी और इसके साथ ही पैसों से भी मदद की अखलाक ने। तो अखलाक से लगातार पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। तो आरोपियों को पनाह देने और उनका सहयोग करने पर अखलाक की गिरफ्तारी हुई थी। तो बताया जा रहा है इस पूरे गिरफ्तारी के दौरान जो खुलासे हुए पूछताछ के दौरान, तो अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की रुपयों से भी मदद की। तो वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बमबाज गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पहुंचता है। इसके गेट की ये तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां घर में ये मौजूद होता है। तो 2 ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले घर में घुसता है और अखलाक के ही घर में 2 दिन बिताता है गुड्डू मुस्लिम। इस दौरान अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को शरण दी उमेश पाल हत्याकांड के बाद।
और अधिक बातचीत करने के लिए अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए लगातार उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक कार्रवाई और खुलासे भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कल अखलाक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद देखिए पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ। जिस तरह से आरोप भी लगाया जा रहा था कि आरोपियों को शरण दी गई थी अखलाक के घर में। देखिए लगातार बिल्कुल देखा जाए कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार अतीक के जो करीबी है उनके घर पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर के मेरठ पुलिस ने, मेरठ एसटीएफ ने और प्रयागराज पुलिस ने देर रात अतीक के जो बहनोई है उसके घर छापेमारी की थी। अतीक के बहनोई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक सीसीटीवी वायरल हुआ है जिसमें अतीक के बहनोई के घर जो उमेश पाल हत्याकांड के सूत्र है वो वहां पहुंचे थे। उनके लिए वहां से फंडिंग भी कराई गई थी। लगातार देखा जाए सलाखों के पीछे से अतीक और अतीक का भाई लगातार बहनोई से बात कर रहा था। उसके बावजूद देखा जाए तो पुलिस ने छापेमारी के दौरान पूछताछ के बाद पता चला है कि जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर हैं उनको शरण देने का काम बहनोई अखलाक ने किया था, जिसके बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और लगातार अब पूछताछ जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। तो हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि किस तरह बमबाज गुड्डू मुस्लिम को उसने शरण दी थी अपने घर में, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहले घर में घुसता है और 2 दिन अखलाक के घर में ही रहता है। खबर आगरा से है, जहां प्रदेश महामंत्री का जिले की सीमा में घुसते ही जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने आगामी निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा भी ठोका है। तो प्रदेश के लोगों में दिखा भारी उत्साह, आगामी निकाय चुनाव में किया जीत का दावा। तो प्रदेश महामंत्री का ये जोरदार स्वागत और इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आगरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश महामंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। साधारण कार्यकर्ता को आज मेरा नेतृत्व चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय हो, उसने आज इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ बूथ का भी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, उन सब कार्यकर्ताओं को जो 24/7 और 365 दिन काम करते हैं, तो कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को महामंत्री का प्रदेश का दायित्व दिया है। मुझे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को महामंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस राम का प्रताप आपको लोकसभा चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में और कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान में देखने को मिलेगा। और राम का प्रताप जब तक कार्यकर्ताओं के सर पर है, उनके सम्मान और स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। एक कार्यकर्ता को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इसका कर्ज चुकाने का काम लोकसभा में सैकड़ों की संख्या में कमल खिलाकर और नगर निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाकर उसका शीर्ष नेतृत्व का कर्ज चुकाने का। खबर कानपुर से, जहां पर पुल पर अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 6:30 बजे टहलने आए थे, घर से बाहर निकले तब देखा और भी लेडीज सब थी, कूड़ा फेंक रही थी, तो उनको सब लोग देखा तो यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किसकी डेड बॉडी का आप लोग जानते हैं? ये नहीं। अब मौके पे कौन, पुलिस आई कोई? कुछ अभी कोई पुलिस नहीं आई थी। जब अभी मौके पर पुलिस है? अभी मौके। खबर फर्रुखाबाद से, जहां सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर पर देवी जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, तो खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी और ब्लास्ट हुआ। सभी घायलों को सीएचसी में कराया गया है भर्ती। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भटासा गांव का ये मामला है। तो घर पर देवी जागरण का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई खाना बनाते वक्त और ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबर बिजनौर से है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते रिश्ते और इंसानियत दोनों ही शर्मसार हो गई। दरअसल यहां चाचा ने अपने साथी के साथ मिलकर भतीजे को पोल से बांधकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। भतीजे के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलने के बाद से पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भतीजा में मारपीट हुई थी, जिस संबंध में 112 को सूचना थी, तो 112 मौके पर आई थी। उसको इलाज के लिए धामपुर हॉस्पिटल ले गए गए। तो हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसको घर वापस कर दिया गया, लेकिन 1 तारीख को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में इलाज के लिए ले गया, जहां उसकी आज मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सूचना मिली है कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं, जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के कारण से मौके पर हम भी आए हैं और तमाम फोर्स को बुलाया गया है, इनको समझा दिया गया। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर अमेठी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला अज्ञात युवती का शव। मालती नदी के किनारे पेड़ से लटका मिला युवती का शव। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की है। तो इसके साथ ही शिनाख्त के लिए भेज दिया है। पूजा के रूप में मृतक युवती की पहचान हुई है। तो संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भौसेपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पेड़ से लटका मिला युवती का शव, जिसके बाद पुलिस सब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किस वजह से युवती ने आत्महत्या की या यह पूरा हत्या का मामला है, अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, तो बदमाश घायल। बदमाश अनीस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। गुलावटी पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई। तो 10,000 का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। अब बात कानपुर की, जहां रेडीमेड दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने दुकान का सामान बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। थाना बेकनगंज अंतर्गत दादा मियां चौराहे की ये घटना है, जहां रेडीमेड दुकान में भीषण आग लग गई। तो लगातार कानपुर में एक के बाद एक आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तो रेडीमेड दुकान बताई जा रही है। इस दौरान अचानक से शॉर्ट सर्किट से यह आग लग गई। तो वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। खबर पीलीभीत से है, जहां ई रिक्शा चालक को सिपाही ने लात घूंसों से जमकर पीटा, जिसकी शिकायत राज्य मंत्री से की गई। राज्य मंत्री के फोन के बाद भी कार्रवाई न होने से आहत होकर राज्य मंत्री खुद ही एसपी आवास पहुंचे और सिपाही पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम चंदोई के रहने वाले हैं, उनका नाम अजनू है। ये जनरेटर उतार कर आ रहे थे। इन्हें करबला फाटक के पास जो है एक सिपाही ने इन्हें रोका, तो उसकी बोतल में भी लात मार दी। इसे मारा भी बहुत है, और जो है मारने के बाद में इसने किसी का नंबर दिया, उससे बोला कि 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। तो उससे मेरी बात हुई थी, जिसके नंबर पर ट्रांसफ़र करने को बोला है उसको लिख के आ रहा है विकास सिंह बरखेड़ा विधायक फिर ड्राइवर। ये खबर बाराबंकी से, जहां पर स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का वीआईपी कल्चर से प्रेम दिखा है। दरअसल यहां स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी महिला शिक्षक बीएसए को सैंडल लाकर पहनाते हुए नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम में सरस्वती पूजन के दौरान बीएसए सैंडल उतार कर भूल गई थी। पूजा के बाद बीएसए ने महिला शिक्षक से सैंडल मंगवा कर पहने, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।